हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। और कर रहे थे कुछ बातें लास्ट लेक्चर में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट नामक सब्जेक्ट के पहले चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का उद्घाटन किया और उसको पढ़ना स्टार्ट किया। बच्चे सोच रहे होंगे आज का लेक्चर स्टार्ट होगा, सीधा धाड़ सर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है। कुछ यूनिक बातें हमने आपको अपने बारे में यस्टरडे वाले लेक्चर में बताई थी कि किस प्रकार से हमारा पढ़ाने का तरीका है, जिसमें आज एक अध्याय और जुड़ जाएगा। हम कोई भी क्लास करने के बाद जब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सबसे पहले पिछली क्लास में जो किया था उसका करते हैं रिवीजन, सो दैट एक वार्म अप, जैसे आप करते हैं ना एक्सरसाइज, पहले कहा जाता है कि थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए, उसके बाद जो है प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए। सिमिलरली आज का जो लेक्चर है उससे पहले वार्म अप मतलब जो कल के लेक्चर में पढ़ाई की थी। अब जब मिलेंगे टमारो वाले लेक्चर में, टमारो मतलब आने वाले लेक्चर में, तो उसके अंदर सेकंड लेक्चर की भी बात जो है करेंगे। लेकिन पहले हम फटाफट से सीख लेते हैं। हमने कल स्टार्ट किया अपना चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेकिन इससे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा जाना था। मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी कि ये सब्जेक्ट कहां से ओरिजिनेट हुआ, किस तरह से पहले पूछा जाता। कॉस्ट के साथ ही एक पार्ट होता था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कभी इसका रेशियो 60-40 रहा तो कभी ये 50-50 हो गया। अब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अपने एक इंपॉर्टेंस दिया गया और एक अलग सब्जेक्ट बना दिया गया और कॉस्ट अकाउंटिंग को इससे दूर कर दिया गया। लेकिन जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को पढ़ते हैं, तो हमें थोड़ा सा फाइनेंशियल और कॉस्ट के बारे में समझना होता है, सो दैट वी कैन मेक एन एप्रोप्रिएट डिस्टिंक्शन बिटवीन द थ्री। तो हमने सीखा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर मेनली रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट्स रहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग और कॉस्ट कंट्रोल के एस्पेक्ट्स रहते हैं, स्पेसिफिकली ओनली रिलेटेड टू द कॉस्ट। ठीक है ना। अकाउंट्स में तो सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आती है, लेकिन कॉस्ट में सिर्फ वही वाली ट्रांजैक्शन जहां पर कॉस्ट इन्वॉल्व है। जब हम आगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर, जैसे कि नाम से क्लियर है, हम मैनेजमेंट कर रहे हैं किस चीज का? पैसे का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिवॉल्व्स जस्ट अराउंड टू थिंग्स, वन इज द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड द अदर इज द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, मतलब पैसा लाना और पैसे को यूटिलाइज करना। एक बिजनेसमैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस यही होते हैं, जिसके कारण हमने कहा था कि जो भी पर्सन इन दो डिसीजन के इर्द गिर्द घूम रहा है भैया, वो टॉप मैनेजमेंट के अंदर रहने वाला है, क्योंकि ये डिसीजन को हम मिडिल या लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है आपका पूरी बैलेंस शीट से मिलकर बना है। जब हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को देखते हैं, वहां पर सारे जो मोड्स हैं, सारे जो आइटम्स हैं, दोज आर दी फाइनेंसिंग आइटम, जहां से हमारा बिजनेस फाइनेंस है। द सोर्सेज फ्रॉम विच वी हैव प्रोक्यूर्ड आवर फंड, जहां से हमने फंड्स प्रोक्यूर किए। फंड्स प्रोक्यूर करने के बाद जब मैंने उनको इन्वेस्ट किया, पैसे को यूटिलाइज किया, दैट थिंग इज शोन ऑन दी एसेट साइड, जहां पर मेनली आते हैं आपके फिक्स्ड एसेट्स और उसके अलावा आ रहे थे करंट एसेट। जब हम देखते हैं लायबिलिटी साइड पर, तो करंट लायबिलिटी नाम का शॉर्ट टर्म का लायबिलिटी रहता है, लेकिन हमने कहा था टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, हम हमेशा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी यानी कि वर्किंग कैपिटल के माध्यम से समझेंगे। मतलब ये हो गया था कि जितना भी पैसा आप लॉन्ग टर्म नेचर का रेज करके आए, दैट इज आइदर इन्वेस्टेड इनटू द फिक्स्ड एसेट्स और इनटू द वर्किंग एसेट, यानी कि नेट वर्किंग कैपिटल। यहां से हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझा था, दैट a portion of current assets is also financed by the long term source of finance। मैं वापस याद दिला दूं, अगर मेरे करंट एसेट है 200 के, करंट लायबिलिटी 140 की, तो करंट एसेट 200 में से 140 फाइनेंस है थ्रू करंट लायबिलिटी, लेकिन जो नेट करंट एसेट रहेगा 60 का, 200 माइनस 140, ये 60 हैज बीन फाइनेंस थ्रू द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसीलिए कहा जाता है कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ऑल द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और डेट, अगर इन सबको ऐड करते बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड। दिस इज इक्वल टू द फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ये एक बात हमने सीखी थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन में। हम आए अपने पहले हेड पर, जिसका नाम था फाइनेंसिंग डिसीजन। मैंने कहा था पहले 4 चैप्टर एक साथ बात करेंगे रिगार्डिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, जिसको फाइनेंसिंग भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कुल मिलाकर बेटा 4 डिवीजन होगी। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नंबर 2 लीवरेज, नंबर 3 कैपिटल स्ट्रक्चर, तो नंबर 4 आएगा थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें से हमने सबसे पहला कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट किया। हमने कहा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसे कि नाम से क्लियर है कि जो भी आपके पास कैपिटल का सोर्स है, जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड का सोर्स है, उस सोर्स के पैसे को यूज करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ खर्चा तो करना होगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होगी, तो वो जो एक्स्ट्रा खर्चा है दैट इज कॉल्ड एज द कॉस्ट। फिर हमने कहा था जरूरी नहीं है कि ये हमेशा एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही होगी, इट कैन बी द इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑल्सो। एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है किस केस में? इक्विटी शेयर्स के केस में, प्रेफरेंस के केस में और डेट के केस में। इक्विटी के केस में डिविडेंड देते हो जो कि वेरिएबल है, प्रेफरेंस के केस में डिविडेंड देते हैं जो कि फिक्स है, और डेट के केस में चाहे डिबेंचर है, बॉन्ड है, लोन है, आप इंटरेस्ट देते हैं जो कि फिक्स रहने वाला है। तो इन तीनों केस में वी नीड टू एक्चुअली मेक द पेमेंट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द
एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन एक सोर्स ऐसा भी है जिसके लिए आपको किसी को पेमेंट नहीं करनी, बट उसकी कॉस्ट जरूर है। कौन सा? रिजर्व्स एंड सरप्लस, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स। हमने जो पैसा कमाया उसको अपने पास रख लिया, और कल को अगर हम उस पैसे को यूज करते हैं तो हमें ये नहीं कहना चाहिए भाई इसकी कॉस्ट तो है ही नहीं। भाई उसकी भी कॉस्ट है, उसकी भी कॉस्ट है, उसका भी अस्तित्व है। बात सिर्फ इतनी है कि उसकी कॉस्ट इंप्लिसिट है, आपको किसी को पे नहीं करना है अलग से। फिर हमने समझा था डिबेंचर मतलब डेट, प्रेफरेंस और इक्विटी में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, जहां हमने निर्णय लिया, कंक्लूड किया था कि जो डेट है वो लीस्ट रिस्की है, क्योंकि एक तो उसका पेमेंट फिक्स है इंटरेस्ट की फॉर्म में, और दूसरा इट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुए या नहीं हुए उसके बाद इंटरेस्ट मैटर नहीं करता, इंटरेस्ट हैज टू बी गिवन बिफोर हैंड बिफोर कंक्लूडिंग वेदर देयर आर प्रॉफिट्स और लॉसेस। तो डेट वाला तो पूरी तरह से सिक्योर है भाई, तो उसका रिस्क सबसे कम है। रिस्क जैसे पॉपुलरली बोलता है उसका रिस्क कम है, कई लोग बोलते हैं रिस्क कम है, तो उसका रिस्क जो है कम है, इसी कारण उसका जो कॉस्ट है वो भी कम आता है। फिर आता है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस वालों का रिटर्न फिक्स है इन द फॉर्म ऑफ फिक्स डिविडेंड, लेकिन डिपेंड करता है प्रॉफिट के ऊपर। अगर प्रॉफिट होगा तभी तो डिविडेंड मिलेगा, अगर प्रॉफिट है ही नहीं तो प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड नहीं मिलने वाला है। तो ये भी मतलब रिस्की है लेकिन कम रिस्की है। सबसे ज्यादा रिस्की है इक्विटी, उसको तो बेचारे को ये भी नहीं पता कि प्रॉफिट होने के बाद भी डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो इक्विटी सबसे ज्यादा रिस्की, इसलिए सबसे ज्यादा कॉस्ट भी उसी का होता है। प्रेफरेंस थोड़ा कम रिस्की, उसका थोड़ा कम कॉस्ट, और डेट लीस्ट रिस्की तो उसका लीस्ट कॉस्ट रहता है। फिर हमने सीखा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी दर्शाता है कि कम से कम इतना आपको कमाना पड़ेगा सो दैट टू मीट द कॉस्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अगर एक बिजनेसमैन ने फंड्स अरेंज किए लेट से 8% पर, इसका मतलब है कि जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप आगे पैसा लगा रहे हो वहां से मिनिमम 8% तो कमा लो, सो दैट जितना खर्चा उतना तो मीट हो जाए यार। अपने लिए चाहे बचे ना बचे वो सेकेंडरी, लेकिन सबसे पहले उनका जो खर्चा है वो मीट हमारा हो जाना चाहिए। हमने कहा था इस चैप्टर के अंतर्गत टॉपिक्स रहेंगे कॉस्ट ऑफ डेट केडी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल केपी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल केई, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस KRE, और सबका मिला के एवरेज कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको बोलते हैं KO, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कट ऑफ हमने कहा था इसके कुछ ऑल्टरनेटिव नेम है, कट ऑफ रेट, हर्डल रेट, डिस्काउंटिंग रेट, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे आज आइए बढ़ते हैं। कम ऑन गाइस, कम ऑन गाइस, हौसले हमारे बुलंद हैं। ये देखिए जी, कल का एक रीकैप आपको दे दिया मैंने फटाफट से, और यहां पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। हमने सारी चीजें कल के लेक्चर में जो है लिख ली थी, जिसमें हमने पहला चैप्टर यहां से फॉर्मली अपना स्टार्ट किया कॉन्सेप्ट 1 लिखकर। कॉन्सेप्ट 1 बेसिक्स वाला पार्ट बेटा हमारा आज जो है खत्म हो गया। हम आ रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर, जहां से मेन हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ये जो मैंने लिस्ट डाउन किए थे कल, कॉस्ट ऑफ डेट, तो मैंने कहा था इसी सीरियल ऑर्डर में हम पढ़ने वाले हैं। आइए कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखेंगे मेरे साथ दोस्तों। कॉस्ट ऑफ डेट कर रहे हैं, जिसके अंदर पहला हेड आ रहा है इररिडीमेबल। कॉस्ट ऑफ डेट जिसके अंतर्गत पहला हेड आ रहा है इररिडीमेबल। जब कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ेंगे इसके अंतर्गत इसके 4-5 कॉन्सेप्ट बनेंगे अलग अलग, जिसमें से सबसे पहला हम कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ डेट इररिडीमेबल। सबसे पहले समझना है डेट क्या है, फिर इररिडीमेबल डेट को समझेंगे। डेट का मतलब क्या है? डेट उस सम ऑफ मनी को रिप्रेजेंट करता है जो कि अगर कंपनी के पास आया उसके ऊपर कंपनी को एक फिक्स पेमेंट करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। Debt can be in any form, it can be in the form of debenture, it can be in the form of bond, it can be in the form of term loan, किसी भी तरह से हो सकता है। लेकिन जो हमने पहला पॉइंट कहा वो कॉमन है सभी के लिए कि डेट का अमाउंट वो सोर्स को रिप्रेजेंट करता है जिसको अगर आप एक एज अ बिजनेसमैन यूज कर रहे हैं, देन यू विल नीड टू मेक अ पेमेंट, फिक्स पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसकी फ्रीक्वेंसी ईयरली रहती है, और जो कॉस्ट भी निकलती है वो पर एनम के हिसाब से सबकी निकलती है। ठीक है, आइए पहले लिखते हैं डेट का मतलब। डेट रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ मनी, लिखेंगे दोस्तों मेरे साथ, डेट रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ मनी for which a fixed payment
in the form of interest is to be made, for which a fixed payment in the form of interest is to be made by the borrower to lender. कौन पेमेंट करेगा जी? बोरोवर करेगा। किसको? लेंडर को। बोरोवर कौन देता है? जो उधार ले रहा है। लेंडर कौन है? जिसने उधार दिया है। तो हम क्या कहने की प्रयास कर रहे हैं? ये है लेंडर, ये है बोरोवर। यहां से यहां गया है डेट का अमाउंट। लेंडर ने बोरोवर को दिया और बोरोवर बदले में क्या देगा? बोरोवर बदले में देगा जी इंटरेस्ट इन रुपी। हमारे इस चैप्टर में बोरोवर कौन है? नॉर्मल ये तो नॉर्मल डेट का बता दिया, उधार पर पैसे देने का सिस्टम बता दिया कि जो देता है वो लेंडर है, जो लेता है वो बोरोवर है। ठीक है ना? हमारे यहां पर बोरोवर कौन है स्पेसिफिकली? हमारे यहां पर बोरोवर है कंपनी। कंपनी पैसा ले रही है। और लेंडर कौन है? इन लोगों को हम डेट होल्डर कह सकते हैं, जिन लोगों ने हमें पैसा दिया है। इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं, इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इन द फॉर्म ऑफ डेट। डेट होल्डर ओब्लिक इन्वेस्टर जी। एक बेसिक हम इसके बारे में समझ रहे हैं अभी, और बेहतर तरीके से जानने के लिए हम कहते हैं ये लीजिए, ये है आज। ये क्या है? प्रेजेंट। पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐसा टाइमलाइन हम बार बार बनाएंगे, और इसकी आदत आपने भी बनानी है। बहुत बार ऐसा होगा जब हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन, तब हमें सहारा होगा इसी टाइमलाइन का। तो जो आज का पॉइंट है, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट मार्क किया, वो है आज। प्रेजेंट, टुडे, कुछ भी बोल सकते हो इसे। आज है, प्रेजेंट है, टुडे है। आज हमने क्या किया? हमने डिबेंचर इशू कर दिए। हम कह रहे हैं डिबेंचर हमने इशू कर दिए जी। कंपनी क्या करेगी? डिबेंचर को इशू कर दिया, मतलब हमने पैसा रेज कर लिया, और बदले में जो सर्टिफिकेट काइंड ऑफ थिंग है, अंडरटेकिंग, वो एक हमने दे दिया। किसको? पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड। अब हम क्या कह रहे हैं कि हर साल हमें एक पेमेंट करनी है। किस फॉर्म में? इंटरेस्ट के फॉर्म में। ये तो आज हो गया, यहां पर मार्क करें। अगर ये ईयर 1 हो गया, ये ईयर 2 हो गया, ये ईयर 3, और अप टू ऐसे nth ईयर तक चलता रहेगा। n कैन बी एनीथिंग। ठीक है ना? हम कह रहे हैं कि आपने क्या करना, हर साल यू हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। आपको क्या करना? हर साल पेमेंट करनी है। किस चीज की? इंटरेस्ट की। नॉर्मली ये होता है डेट, और एक पर्टिकुलर डिफाइंड पीरियड के बाद पैसा वापस करना पड़ता है नॉर्मल में। लेकिन हमारा हेडिंग क्या है? अब मैं अपने हेड पर आ जाता हूं। डेट के बारे में हम समझ गए क्या हो रहा है। हमारा हेड है कॉस्ट ऑफ डेट इररिडीमेबल। इररिडीमेबल डेट कौन सा है? ऐसा डेट जिसका पैसा आपने रेज किया डिबेंचर इशू करके, लेकिन वापस प्रिंसिपल अमाउंट कब करना है? इट इज नॉट डिफाइंड। जब हम कह रहे हैं इररिडीमेबल, रिडीमेबल का मतलब क्या होता है? पैसा वापस कर देना, पे बैक करना। इररिडीमेबल का मतलब पैसा वापस नहीं होगा। कब होगा? सिर्फ एट द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो जब हम इररिडीमेबल डेट की बात कर रहे हैं, देन ये जो एन है, ये जो एन है, इन द केस ऑफ इररिडीमेबल इट इज नॉट डिफाइंड, मतलब इट इज नॉट फिक्स। तो हर साल हमारा सिर्फ क्या खर्चा हो रहा है? इंटरेस्ट का खर्चा हो रहा है। जब मैंने बोला हम निकालने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ डेट, तो कॉस्ट ऑफ डेट, किसी भी चीज की कॉस्ट का क्या मतलब है? कि जो एक्स्ट्रा आपको देना पड़ रहा है। तो इररिडीमेबल के केस में मुझे एक्स्ट्रा क्या देना पड़ रहा है? सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो होगा दैट विल बिकम माई कॉस्ट। अभी तक समझने के लिए इतनी चीज ध्यान में डालो कि डेट के केस में जो आपकी कॉस्ट बनेगी, इररिडीमेबल के केस में सिर्फ इंटरेस्ट है, क्योंकि उसके अलावा आप कुछ दे ही नहीं रहे हैं। तो हम जरा आइए इसको लिख लें एक बार, जो हमने बोला अभी, द ओनली एक्सपेंडिचर, या ओनली, ठीक है, द ओनली एक्सपेंडिचर in case of irredeemable debt is the interest।
इररिडीमेबल के केस में हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो एक ही है, जिसका नाम क्या है, इंटरेस्ट है। मतलब इंटरेस्ट इज माई कॉस्ट। लेकिन हमें थोड़ा सा और एनालाइज करना होगा, क्या सचमुच में जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं क्या वो कॉस्ट बनता है या नहीं। तो उसके लिए हम छोटा सा एक एग्जांपल बनाएंगे जिसके माध्यम से चीजों को समझेंगे। एक एग्जांपल बना रहे हैं यहां पर। टू फाइंड, एग्जांपल किस लिए है, टू फाइंड नेट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट पुत्र। एग्जाम्पल है टू फाइंड नेट कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या मेरी लाइन सीधी है? बच्चों की लाइन बहुत सीधी जाती है। बच्चे कहते सर हमारी एज है ना लाइन मारने की, निकम्मे कहेंगे। ऐसी बातों में तो बहुत मजा आता है। सर जो दिल की बात कहते सर आपने, हम भी इसी दौर से गुजरे हैं जानी, लेकिन हम पढ़ाई में ध्यान रखते थे। ऐसे मत कहना घर वालों को, सर भी करते थे हमें भी करने। तो सर नहीं करते भाई, सर सिर्फ पढ़ाई में मशगूल थे। आइए तो हम कह रहे हैं भैया ये क्या है, हम बना रहे हैं एक P&L अकाउंट टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ इंटरेस्ट। डमी P&L, लेट्स से बाय GP 1000 टू एक्सपेंडिचर या टू एक्सपेंसेस 200। पहले वाले केस में सिर्फ यही खर्चा है, 1000 रुपए का GP, 200 रुपए के खर्चे और टैक्स का रेट है 40%। आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 1000 का GP, 200 के खर्चे, नेट प्रॉफिट कितना हो गया 800। तो हम लगाएंगे टैक्स कितने के ऊपर, 800 के ऊपर 40%। मैंने कहा 40% का रेट है, तो 800 का 40% पुत्र 320। तो ये जो नेट प्रॉफिट है कितना आ गया, दिस नेट प्रॉफिट इज 480 रुपी। ये चीज समझ में आ गई। ये पहला P&L था। कंपैरिजन के लिए एक दूसरा P&L बना रहे हैं विद स्मॉल चेंज इन द फर्स्ट वन। हम कह रहे हैं GP 1000 ही है, बाय GP 1000 टू एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस 200 ही है। इस बार एक नया खर्चा आ गया इंटरेस्ट का। हम कह रहे हैं इस कंपनी ने क्या किया, डेट इशू कर दिया, जिसके कारण 100 रुपए का इंटरेस्ट P&L में आ गया। आपका प्रॉफिट कितना रह गया, 1000 क्रेडिट में है, 300 रुपया डेबिट में है, 200 और 100 मिलाकर तो कितना रह गया 700 रुपए। 700 रुपए का 40% किया तो ये कितना आया जी 280। और आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना रह गया, 1000 में से 580 गया, ये रह गया जी 420 रुपए। क्या हम इतनी बात समझ सकते हैं, क्या हम इतनी बात समझ सकते हैं? दो P&L मैंने आपके सामने बनाए। लेफ्ट साइड का जो P&L है दैट इज विदाउट इंटरेस्ट, राइट साइड के P&L में हमने इंटरेस्ट की इंट्रोडक्शन कर दी। आपने इंटरेस्ट कितने रुपए का किया, डेबिट 100 रुपए का। हमने इंटरेस्ट डेबिट किया 100 रुपए का, तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, आपकी कॉस्ट 100 रुपए हो गई, मतलब आपका प्रॉफिट 100 रुपए से कम चले जाना चाहिए। लेकिन जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है वो कितने से हुआ है, 60 से। आपका जो प्रॉफिट है पहले था प्रॉफिट रिड्यूस्ड बाय 60 रुपी ओनली। 480 से हमारा प्रॉफिट हुआ 420, यानी कि प्रॉफिट तो सिर्फ 60 से कम हुआ। जबकि नेट कॉस्ट आपने कितने डेबिट की थी, 100 रुपए की। आपने इंटरेस्ट तो 100 रुपए का डेबिट किया था। सवाल उठाइए, अब 100 डेबिट किया तो प्रॉफिट में 100 रुपए से कमी आनी चाहिए थी, 60 से क्यों आई? कहीं ना कहीं लग रहा है कुछ तो सेविंग हुई है। यानी कि जो थोड़ी देर पहले हमने एक लाइन लिखी थी, द ओनली एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ इररिडीमेबल डेट इज द इंटरेस्ट, तो वहां पर छोटा सा मॉडिफिकेशन है। आपने जो ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे किया, मेरे इस एग्जांपल में 100 रुपए, वो पूरे का पूरा कॉस्ट बन ही नहीं रहा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट सिर्फ 60 रुपए से डाउन आया। तो कॉस्ट इंटरेस्ट से कुछ तो कम है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ सेविंग हुई है, उसके बारे में हमें जानना है। तो हम यहां पर लिखते हैं जी, हुआ क्या, जो हमारी नेट कॉस्ट आई है दैट इज, हम कह रहे हैं ग्रॉस कॉस्ट माइनस सेविंग। हमारी नेट कॉस्ट कितनी आई है 60। कैसे, 100 का ग्रॉस कॉस्ट था, अगर ये 60 है तो मतलब सेविंग कितने की हुई है हमें, 40 रुपए की। इतनी बात समझ सकते हैं। नेट कॉस्ट कितनी है आपकी 60 रुपए की, ग्रॉस कॉस्ट कितनी है 100, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई एक प्रकार से 40 की।
हमारी 40 की हुई है सेविंग, और अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं ये 40 क्या चीज था, दिस इज ड्यू टू द टैक्स रेट ऑफ 40%। आप देख रहे हैं, आप अगर अपने टैक्स के खर्चे को देखते हैं, आपका खर्चा पहले था 320 का, लेकिन अब ये खर्चा रह गया कितने का, 280 का। यानी कि आपको 40 रुपए किस में सेव हुए, टैक्स में। किस प्रकार से आए ये 40 रुपए, हम कह रहे हैं 100 माइनस, अगर मैं अपने इंटरेस्ट अमाउंट को, जो इंटरेस्ट का ग्रॉस कॉस्ट था, उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं टैक्स रेट से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। 40 रुपए कैसे बना, 100 रुपए का आपने जो इंटरेस्ट डेबिट किया, उसके कारण प्रॉफिट कम हुए, प्रॉफिट कम हुए तो आपका जो टैक्स जा रहा था सरकार को, वो भी कॉरस्पॉन्डिंगली कम हो गया। मतलब मैंने 100 रुपए दिए ग्रॉस, लेकिन 100 रुपए के ऊपर 40% की सेविंग हो गई मुझे, तो हमारा जो नेट कॉस्ट बना इस कारण वो 60 बना। हम यहां से फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसे लिख सकता हूं 100 माइनस 100 इंटू 0.4, यहां से 100 कॉमन आ जाएगा, 100 इंटू 1 माइनस 0.4। और इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, 100 क्या था, इंटरेस्ट का अमाउंट, ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस टैक्स रेट। सो जब भी हम ये पूरे सब्जेक्ट के लिए रूल बन गया, जब भी डेट की बात करेंगे, जो हमारा उसके कारण कॉस्ट होगा, दैट विल नॉट बी द इंटरेस्ट अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट नहीं होगा। योर कॉस्ट शैल बी इंटरेस्ट बट 1 माइनस टी, यानी कि जो टैक्स सेविंग है ऑन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, उसको कंसीडर करते हुए नेट कॉस्ट तक आपको पहुंचना है। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और ये एग्जाम्पल बनाकर करें तो बहुत बढ़िया से समझ आ जाता है। अदरवाइज तो मैं नॉर्मल भी बता सकता था कि एडी के केस में क्या करना, आई इंटू 1 माइनस टी कर देना, लेकिन समझ आने में दिक्कत होती है। अब हमारे सामने प्रूफ के साथ पड़ा है, और जैसा आपने कभी सुना होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मतलब जो विजिबल है उसके लिए अलग से हमें कोई सर्टिफिकेट, कोई प्रूफ इकट्ठा नहीं करना, क्योंकि ये तो हमारे साक्षात आंखों के सामने है, आंखों के सामने। आंखों के पन्नों पे लिख दिया नाम तेरा, तरारी रे री री, ठीक है ना। चलिए अब हम इसके बारे में जरा कुछ लिखें। सो let us write down this English. So the net cost in case of debt is, gross interest less टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। तो ये हमारा रूल बन गया, कभी भी हम नेट कॉस्ट की बात करेंगे तो इट विल ऑलवेज बी ग्रॉस इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग, ठीक है ना। अब समय आ गया कि हम फॉर्मूला बना ले। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिखवाया था, कॉस्ट ऑफ डेट इज रिप्रेजेंटेड बाय शॉर्ट फॉर्म KD। तो पूरे चैप्टर में शॉर्ट फॉर्म चलेगी, और ये शॉर्ट फॉर्म रिकॉग्नाइजेबल है, ये शॉर्ट फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड है। मतलब एग्जाम में ऐसा नहीं कि आप पूरा लिख के आ रहे हो COST, कॉस्ट स्पेस ऑफ डेट ना, KD रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ डेट, तो हम KD के माध्यम से ही चलेंगे। तो आइए हम जरा फॉर्मूला लिखते हैं। अच्छा, एक चीज पहले, फॉर्मूला पे नहीं जाते, हमने कहा था हम पूरे सब्जेक्ट के अंदर जो है फॉर्मूला को याद करेंगे नहीं, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएगा। अगर मैं कहता हूं आपको कभी भी किसी चीज की कॉस्ट निकालनी है, आपको कभी भी किसी चीज की कॉस्ट निकालनी है, तो जेनेरिक फॉर्मूला क्या है, लिख दो यहां पे, जेनेरिक फॉर्मूला टू फाइंड दी कॉस्ट। आपको किसी भी चीज की कॉस्ट निकालनी है, फॉर्मूला बड़ा आसान है। फॉर्मूला होता है जी कॉस्ट डिवाइड बाय फंड्स इनटू 100। मतलब जिस भी चीज की कॉस्ट निकालनी है, आप ये देखो कि आपको फंड्स कितने हैं। मैं कहता हूं जी मैंने अपने फ्रेंड से एक लोन ले लिया, लेट से उसने मुझे 1 लाख रुपए का लोन दिया, और बदले में वो कह रहे हैं मुझे 15,000 रुपए एक्स्ट्रा दे देना। तो 15,000 की मेरी कॉस्ट है। तो अगर मैं इसे करता हूं, उत्तर आ जाता है जी मेरा 15%। ये जो मैंने कहा ये क्या हो गया जी, जेनेरिक फॉर्मूला हो गया। पूरे चैप्टर के अंदर हमारा यही फॉर्मूला चलेगा, कॉस्ट अपॉन फंड्स। मतलब जिस भी सोर्स से पैसा रेज किया, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, कितना पैसा आपके पास आया, फंड्स का इनफ्लो।
और कॉस्ट का मतलब क्या है कि आप एक्स्ट्रा पेमेंट उन्हें कितनी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कॉस्ट आपकी कितनी पड़ रही है। जैसे मैंने 1 लाख लिया, ऑब्वियस सी बात है 1 लाख तो वापस करना ही है। ओवर एंड अबव कितने रुपए का इंटरेस्ट देना है पार्टी को, 15,000 रुपए का, तो 15,000 की कॉस्ट है ऑन द फंड्स ऑफ 1 लाख, तो कितना हो गया जी आपका कॉस्ट, 15% हो गया। तो इस तरह से हमें ये चीज समझ लेनी है। अब हम चलते हैं केडी पर, ध्यान से समझेंगे सारी बात, आराम से लिख रहे हैं। केडी इज इक्वल टू, क्या कॉस्ट है हमारे डेट के केस में, अभी फॉर्मूला सिखाया आपको, न्यूमरेटर में क्या आएगा कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है इंटरेस्ट, और सीखा हमने थोड़ी देर पहले कि इंटरेस्ट कभी भी कहेंगे तो हमेशा 1 - t के साथ कहना, क्योंकि ग्रॉस इंटरेस्ट मेरा कॉस्ट है ही नहीं। जैसे ही हम उसको अपने खर्चों में डालते हैं हमारा खर्चे बढ़ गए, ओवरऑल प्रॉफिट कम हो गया, तो प्रॉफिट कम है, सरकार को टैक्स भी कम देना है, तो टैक्स सेविंग आई इंटू 1 - t डिवाइड बाय हमने कहा था डिनोमिनेटर में क्या आएगा फंड्स, कितने रुपए आपके पास, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एनपी, इसको बोलते हैं नेट प्रोसीड्स, नेट प्रॉफिट नहीं भाई, नेट प्रोसीड्स, आई इंटू 1 - t बटे एनपी गुना 100। तो ये हमारा बन गया जी फॉर्मूला, किस केस में, इररिडीमेबल के केस में। हमने यहां पर टाइमलाइन माध्यम से देख लिया था कि इररिडीमेबल के केस में आपकी सिर्फ एक ही कॉस्ट है और वो है इंटरेस्ट की। हर साल आप इंटरेस्ट देते चलेंगे, क्योंकि पैसा कब वापिस होगा ये किसी को पता ही नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो तब तक आपका इररिडीमेबल के केस में सिर्फ एक ही कॉस्ट है, दैट इज द इंटरेस्ट। तो ये छोटा सा फॉर्मूला हमारा बनता है केडी का, आई इंटू 1 - t अपॉन एनपी इंटू 100। अब इसमें जो चीजें यूज हुई हैं उसके बारे में समझना आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं आई की। आई का मतलब है इंटरेस्ट पर डिबेंचर इन रुपी, इंटरेस्ट पर डिबेंचर इन रुपी। क्वेश्चन आपको कहेगा लेट्स से एक्स लिमिटेड इशूड 10 मिलियन डिबेंचर, क्या करना, जब भी परसेंटेज में कॉस्ट निकलती है, चाहे एक डिबेंचर से निकालो चाहे टोटल डिबेंचर से निकालो, आंसर रिमेन सेम। तो हम जब क्वेश्चन कहेंगे 10 मिलियन, 100 करोड़, 5 बिलियन, है ना, हमारे लिए इररेलेवेंट है, हमें एक डिबेंचर से कैलकुलेशन हमेशा करनी है, इजी रहेगा। तो आई का मतलब है इंटरेस्ट पर डिबेंचर, एक डिबेंचर का इंटरेस्ट ले लेना। इंटरेस्ट हमेशा कंप्यूट किया जाता है फेस वैल्यू पर, ध्यान से सुनेंगे, इंटरेस्ट हमेशा कंप्यूट किया जाता है फेस वैल्यू पर। मान लीजिए 100 रुपए का डिबेंचर है, कंपनी ने इशू कर दिया प्रीमियम पर 103 रुपए पर, तो भी जो इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन होगी वो फेस वैल्यू यानी कि 100 रुपए पर ही होगी। ये लीजिए फॉर्मूला यहां बना देते हैं, फेस वैल्यू पर डिबेंचर, फेस वैल्यू पर डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट परसेंटेज, फेस वैल्यू पर डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट परसेंटेज। इंटरेस्ट को एक और नाम से जाना जाता है, ऑल्सो कॉल्ड कूपन रेट। ध्यान रखेंगे एग्जाम में कभी वर्ड यूज हो गया कूपन रेट तो घबराना नहीं है, आप बच्चों को पता होना चाहिए इंटरेस्ट का ही दूसरा नाम है कूपन रेट। फेस वैल्यू प्रति डिबेंचर क्वेश्चन में गिवन होती है, लेकिन अगर गिवन ना हो तो इसे क्या मानना, नॉर्मली इसे 100 रुपए मान लिया जाता है, नॉर्मली इसे 100 रुपए मान लिया जाता है। तो यहां पर लिख दें एक नोट, इफ फेस वैल्यू नॉट गिवन, if face value not known comma normally it's assumed to be 100, normally it's assumed to be 100। प्रोफेशनल एग्जाम्स का एक रूल होता है, प्रोफेशनल एग्जाम जिसमें हम अपीयर करने वाले एक रूल होता है, अगर कभी किसी चीज के बारे में कोई एम्बिग्विटी है, कोई वेगनेस है, एक से ज्यादा ऑप्शंस पॉसिबल हैं और क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है हमें कुछ ना कुछ एजम्पशन लेकर आगे बढ़ना होगा। जो भी आप एजम्पशन लेंगे, अगर आपने उस चीज को मेंशन नहीं किया तो टीचर के पास पूरी पावर है आपका उत्तर गलत करने की। यानी कि इस एग्जांपल की बात करूं, मान लो क्वेश्चन में डिबेंचर की कॉस्ट निकालनी है, क्वेश्चन ने फेस वैल्यू बताई नहीं, आपको एज्यूम करनी पड़ गई 100, लेकिन अगर आपने उसका नोट नहीं लिखा, आपने ये नहीं लिखा एज द क्वेश्चन इज साइलेंट आई हैव एज्यूम्ड इट टू बी 100 रुपी, तो टीचर गलत कर सकता है। हो सकता है टीचर 1000 रुपए सोचकर बैठा हो,
आपने 100 क्यों लिया? बच्चा कह रहा है सर हम भी 1000 ले लेंगे। आपने 1000 ले लिया, मान लो टीचर 100 रुपए सोचकर बैठा हो, तो क्या करोगे? इन सभी केसेस में क्योंकि एम्बिगुइटी है, हमें अपना नोट लिखना आवश्यक है। जस्ट कंसीडर सिचुएशन कि आप बन गए जी चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आपने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया और एक पर्टिकुलर पार्टी आपके पास आके कहती थी हमारे लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बना दो, हमें फ्यूचर में ये वाला फैक्ट्री लगाने का प्लान है, इतना प्रोडक्शन होगा, ये होगा, वो होगा। आपने सब कुछ बना दिया और आपने ये अजम्पशन नहीं लिखी कि ये सभी चीजें जो मैं कर रहा हूं दीज आर एज पर द फिगर्स गिवन बाय मिस्टर डैश टू मी, कि जो क्लाइंट है उसी ने दी। अगर आप ऐसा ना लिखो तो यही प्रतीत होगा कि ये रिपोर्ट में जो डाटा है वो सारा आपने खुद रिसर्च करके भरा है और आप पकड़े जा सकते हैं। सॉरी, समझ रहे मेरी बात? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। कल को हम किसी क्लाइंट के साथ भी डील करते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्लैरिटी नहीं है और आप अपनी एजम्पशन से उसे डैश % करके लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका कस्टमर किसी ऐसे प्रोडक्ट को स्टार्ट करने जा रहा है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी सोच रही है कि टैक्स लगाना है कि नहीं लगाना, आज तक टैक्स नहीं लगता। आपने जब वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जहां पर उसके सारी कैलकुलेशंस के आने वाले 10 साल की प्रॉफिटेबिलिटी निकाली वगैरह वगैरह, आपने उसमें 20% का टैक्स ले लिया एज एग्जांपल के लिए, 20% रेट लेकर कर लिया, लेकिन ये एक महज अजम्पशन थी। तो आपको वहां पर लिखना होगा in the case of uncertainty we have assumed the taxation at the rate of 20% for the sake of computation। अगर आपने ऐसा नहीं लिखा तब भी आपकी गलती है। तो जब प्रोफेशनल वर्ल्ड में हम इतने सजग रह सकते हैं तो हम इस टाइम पे क्यों नहीं? इस चीज को अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल बिठा लो। बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में या फिर जब क्लास में सॉल्व कर रहे हैं, होमवर्क सॉल्व कर रहे हैं, बच्चों का एक ही लक्ष्य है, आंसर तक पहुंचना। गलत चीज है, मैं कहता हूं वो लक्ष्य ही नहीं होना चाहिए, गलत है। आंसर तो हर कोई निकाल सकता है। बहुत बार ऐसा भी होता है 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया, बच्चे का आंसर ठीक है लेकिन मार्क्स मिले 4, 5, 6, 10 में से 10 मिले ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो सूटेबल अजम्पशन थी, जो सूटेबल एक नोट्स बनते थे उस क्वेश्चन के साथ, वो तो आपने मेंशन ही नहीं किए। तो आप मुझे हमेशा देखोगे मैं ऐसी चीजें क्लास में लिखता हूं और मैं अपने स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप हमेशा ये वाली चीजें जरूर लिखें, बिकॉज ये चीजें रोल बहुत प्ले करती हैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बात और कहनी है मुझे, आई का मतलब हो गया इंटरेस्ट पर डिबेंचर, फेस वैल्यू प्रति डिबेंचर मल्टीप्लाई कर दिया इंटरेस्ट रेट से, और इंटरेस्ट को कूपन रेट भी कहा जाता है। मैंने कहा अगर फेस वैल्यू गिवन नहीं है तो आप उसको नॉर्मली 100 मान सकते हो। कई बार केस ऐसा होता है आपको ना मार्केट प्राइस गिवन होता है। इन दैट केस अगर क्वेश्चन में मार्केट प्राइस गिवन है तो आप अपनी फेस वैल्यू को मार्केट प्राइस के आसपास ही मानोगे। आसपास का क्या मतलब है? मान लो क्वेश्चन में कह दिया हमारा डिबेंचर है, इसका जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो 98 रुपए चल रहा है, तो 98 के पास वाली फिगर, कैसी फिगर? जिसमें जीरोज हो, कौन सी है? 100 है, तो आप मानेंगे फेस वैल्यू 100। मान लो क्वेश्चन कहते हैं हमारे डिबेंचर की वैल्यू चल रही है 9 रुपए 40 पैसे, इस केस में फेस वैल्यू मान लेना 10 रुपए की। क्वेश्चन कहते हैं हमारे डिबेंचर की मार्केट वैल्यू चल रही है 995 रुपए, 995 रुपए, उस केस में 1000 मान लेना। बच्चे कह रहे हैं सर, बच्चे माइंड में ऐसा आ रहा है किसी किसी के, मुझे पता है ऐसा थोड़ी होता है सर, ऐसा भी तो हो सकता है फेस वैल्यू 10 और मार्केट प्राइस 995 हो गया हो। पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर, पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर के फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस में काफी ज्यादा गैप हो सकता है। रीजन बीइंग, इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार जो है वो सिर्फ कैपिटल पर नहीं है अपने पैसे पर, उसका अधिकार रिजर्व्स एंड सरप्लस भी है। और अगर कंपनी के पास अच्छे रिजर्व्स एंड सरप्लस है तो डेफिनेटली फेस वैल्यू 10 वाली वैल्यू जो है मार्केट में वो किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन इट इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ डेट और प्रेफरेंस एक्सेट्रा। वहां पर इतनी ज्यादा गुंजाइश, इतना ज्यादा स्कोप होता ही नहीं फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच का। तो अगर मार्केट प्राइस गिवन है तो आप उसको फेस वैल्यू के आसपास ही मानेंगे। ये भी लिख देते हैं, इफ फेस वैल्यू नॉट गिवन नॉर्मली इट्स assumed टू बी 100। however if question gives the market price, then assume the face value near to such market price, assume the face value near to such market price। समझ गए? मतलब 10 रुपए है, यहां लिख दें इसके साथ बनाकर, इफ मार्केट प्राइस, एजम्पशन के लिख रहे हैं 9.80, तो फेस वैल्यू को मान लेना 10,
अगर मार्केट प्राइस है लेट से 995 तो फेस वैल्यू को मान लेना 1000। ये तीन ही ऑप्शन बनती है नॉर्मली, 100, 10 और 1000। सबसे पॉपुलर 100 है इसलिए मैंने बाय डिफॉल्ट 100 ही लिखवा दिया, लेकिन हाँ अगर कभी मार्केट प्राइस हो तो जरा उसे भी ध्यान से आपने देख लेना। ये हो गया आई। फिर बात आती है, देखो तीन वेरिएबल थे हमारे केडी के फॉर्मूले में, आई इंटू 1 माइनस टी अपॉन एनपी इंटू 100। इंटू 100 क्यों किया? क्योंकि उत्तर परसेंटेज में निकालना है। आई हो गया। अब आई बात टी की। टी का मतलब क्या है? टी इज दी टैक्स रेट। किसका टैक्स रेट? हमने ये जो पी एंड एल बनाया ये इन्वेस्टर का है कि कंपनी का है? आराम से सोचकर बताओ। ये जो पी एंड एल बनाया ये लेंडर का बनाया जिसने पैसा दिया, ये बोरोवर कंपनी जिसने पैसा लिया उसका बनाया? ऑब्वियस सी बात है बोरोवर का। क्यों? खर्चा डेबिट हुआ, इंटरेस्ट। लेंडर के केस में तो यार इनकम होगी ना इंटरेस्ट की, बोरोवर के लिए खर्चा है, लेंडर के लिए इनकम है। हमने खर्चा डाला तो हम कंपनी की बात कर रहे हैं। वैसे भी जब पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे हम हमेशा जो बात करेंगे बाय डिफॉल्ट वो बिजनेसमैन के व्यू पॉइंट से होगा, ना कि इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से। ओके, तो ये बिजनेस के हिसाब से बात हो रही है। तो बिजनेस कौन सा टैक्स रेट देगा? खुद का। खुद का मतलब कॉर्पोरेट को जो एप्लीकेबल होता है। तो यहां पर जो टैक्स रेट चाहिए वो किसका है? ऑफ कॉर्पोरेट। इसलिए बता दिया एक पॉइंट, एक कॉन्सेप्ट ऐसा आता है हमें आगे जाकर जिसके अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट ऐसा आएगा जहां पर शेयर होल्डर के पर्सनल टैक्स रेट की जरूरत पड़ेगी, तो वो एक एक्सेप्शन है। बाकी पूरी जगह पर सिर्फ आपको एक ही टैक्स रेट चाहिए जो कि कंपनी का टैक्स रेट है, कॉर्पोरेट का। तो अगर क्वेश्चन टैक्स रेट दे लिख करके ये शेयर होल्डर का है तो उसे गलती से यहां मत ले लेना, ये कॉर्पोरेट का है, नॉट ऑफ द शेयर होल्डर। मेंशन भी कर दें ब्रैकेट में, नॉट ऑफ द इन्वेस्टर, मतलब डिबेंचर होल्डर का नहीं है, कॉर्पोरेट का है। ये वाली चीज भी याद रखेंगे। अक्सर क्वेश्चन टैक्स रेट देता है, अगर टैक्स रेट नहीं बताता इट इज ऑलवेज बेटर कि हम टैक्स रेट को कुछ ना कुछ एज्यूम करके करें, क्योंकि रियल लाइफ में टैक्स रेट शून्य नहीं होता। सरकार नहीं छोड़ेगी टैक्स भाई, सरकार टैक्स नहीं छोड़ेगी। आइए जी आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया जी एनपी। एनपी का मतलब मैंने क्या कहा था? नेट प्रोसीड्स। ये लीजिए एनपी। एनपी मतलब नेट प्रोसीड्स पर डिबेंचर इन रूपी। इंटरेस्ट का भी रूपी लगा दिया था जी। नेट प्रोसीड्स पर डिबेंचर इन रूपी। क्या मतलब है इसका? आपने जब डिबेंचर को इशू किया तो आपके हाथ में कितना पैसा पहुंचा, ये देखिए मैंने फॉर्मूला में क्या बताया था, जेनरिक फॉर्मूला, कॉस्ट डिवाइड बाय फंड्स। फंड्स का मतलब ये नहीं है कि आपने कितने के इशू किए, फंड्स का मतलब है आपके पास कितना पहुंचा। मैं कहता हूं जी मैंने ना 10 लाख रुपए का डिबेंचर का इशू किया, तो डिनोमिनेटर में 10 लाख नहीं आने वाला। आपने 10 लाख का इशू किया मतलब फेस वैल्यू रिप्रेजेंट हो रहा है, बदले में आप तक पैसा कितना आया। हो सकता है जब मैंने इशू किया मेरे को डिस्काउंट पर इशू करना पड़ गया, तो डिस्काउंट पर इशू किया मतलब मुझे पैसा पूरा नहीं है, तो आई विल नीड टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। लेकिन वही हो सकता है कि भैया मैंने प्रीमियम पर इशू कर दिया हो, इन दैट केस जो फेस वैल्यू थी ऐड हो जाएगा उसके अंदर द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। मान लीजिए मैंने 10 लाख वाली चीज बेची लेकिन मैंने साथ में 1 लाख रुपए का प्रीमियम लिया, तो 10 लाख प्लस 1 लाख टोटल कितना हो गया? 11 लाख रुपए। तो मुझे कितना है? 11 लाख रुपए। लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं कि जब भी कोई कंपनी अपना पब्लिक इशू लेकर आती है, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक्सेट्रा की जो कंडीशन रहती है एज पर द सेबी रिक्वायरमेंट्स, तो आप अपने आप को सेव करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए अंडर राइटर एक्सेट्रा के सर्विसेज लेते हैं। दूसरा, आप ये चाहते हैं कि आपका जो इशू है वो फुल्ली सब्सक्राइब हो जाए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव हो जाए। आप तरह तरह की एडवर्टाइजमेंट करते हो, न्यूज़पेपर में इश्तिहार निकलवाते हो, जो आपके फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स हो गए, इकोनॉमिक टाइम्स एक्सेट्रा, उसके अंदर भी ऐड करवा देते हैं। बेसिकली आप ये चाह रहे हैं कि पब्लिक तक ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचे। ये पैसा कहां से कटेगा? ऑब्वियसली जितने रुपए का मैं इशू कर रहा हूं ये उससे संबंधित खर्चे ही तो हैं। सो मेरे पुराने एग्जांपल में मैंने कहा 10 लाख के डिबेंचर थे, मैंने 1 लाख रुपए के प्रीमियम पर बेचे 11 लाख पर, लेकिन जो मुझ तक नेट कॉस्ट पहुंची उस 11 लाख में से मुझे 20,000 रुपए का एडवर्टाइजमेंट करना पड़ गया, 30,000 रुपए अंडर राइटर को देने पड़ गए, तो मुझ तक कितना पैसा बचा? 10,50,000। तो ये जो 10,50,000 है इट इज द नेट प्रोसीड्स। हमें ये सब आइटम एडजस्ट करने के बाद जो फिगर आएगी कि कितना पैसा अपने पास पहुंचा है डेट का, वही फिगर को हमने लेना है। और ये भी फिगर कैसे चाहिए? क्योंकि जो न्यूमरेटर था इंटरेस्ट दैट वाज पर डिबेंचर, तो डिनोमिनेटर में भी क्या चाहिए? पर डिबेंचर। तो हमने इसे लिखा एनपी का मतलब नेट प्रोसीड्स पर डिबेंचर। कैसे निकालना है आइए देखते हैं इसकी कैलकुलेशन। सो हम कहेंगे सबसे पहले लिख डालो फेस वैल्यू पर डिबेंचर प्लस कर दीजिए इफ देयर इज एनी प्रीमियम ऑन इशू, माइनस कर दीजिए इफ देयर इज एनी डिस्काउंट ऑन इशू,
प्रीमियम और डिस्काउंट को एडजस्ट करने के बाद जो फिगर आती है उसे कहा जाता है, कलर स्कीम चेक कर रहे थे एक बार, इशू प्राइस। तो ये हो गया जी इशू प्राइस पर डिबेंचर, मतलब हमने इतने का इशू किया। इशू प्राइस मतलब पब्लिक को कितने रुपए का दे रहे हैं हम। मैं कहता हूं मान लो 100 रुपए की फेस वैल्यू थी, वट एवर द फेस वैल्यू वॉज, प्रीमियम ऐड किया, अगर डिस्काउंट था उसे माइनस किया, और ये नेट वैल्यू आपके पास आ गई इशू प्राइस पर डिबेंचर की। उसके बाद क्या करना, हमने कहा था माइनस करना कुछ चीजें, जैसे कि अंडरराइटर खर्चा, एडवर्टाइजमेंट, इन सबको कलेक्टिवली बोला जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ इशू। सो माइनस कॉस्ट ऑफ इशू ऑब्लिक फ्लोटेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इशू भी बोल सकते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो ऐसा करने के पश्चात जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड एज द नेट प्रोसीड्स। ये आ गया इशू प्राइस पर डिबेंचर, और इसमें से जब आपने कॉस्ट ऑफ इशू यानी कि फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस किया तो ये आ गया नेट प्रोसीड्स पर डिबेंचर। जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, घबराइए नहीं, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, हमारे यहाँ पर प्रैक्टिस का भरपूर खजाना है। जो भी चीज सीखेंगे, देखो दो चीजें होती हैं एग्जाम में जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए, वन इज यू शुड हैव द फुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, तो उसके ऊपर जीरो कॉम्प्रोमाइज है, पूरी तरह से आराम से चल रहे हैं, सब चीज बोल रहा हूं, सब चीज लिख रहा हूं, और सब चीज उम्मीद करता हूं आप भी लिख रहे होंगे, सो दैट हमारे पास एक ट्रेल बन जाए, जैसे ऑडिट में पढ़ते हैं ना ऑडिट ट्रेल, हर एक चीज का प्रूफ होना, किस किस स्टेज से होकर गुजरे हैं, तो हम हर एक स्टेज को नोट डाउन करते चल रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस बहुत गजब भरपूर मिलेगी, जहां पर हर वैरायटी का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो जब कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों चीज बलबूते, दोनों चीजें बहुत ताबड़तोड़ कर ली जाएंगी, तो कोई चांस ही नहीं है कि एग्जाम में हम अच्छे से परफॉर्म ना करें, ठीक है ना। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 चल रहा है, जो हमने स्टार्ट किया, मैं याद दिला दूं, कॉस्ट ऑफ डेट इररिडीमेबल, जहां डेट का मतलब सीखा, इररिडीमेबल डेट का मतलब सीखा, और हम उसकी कॉस्ट निकालने की तरफ आ गए, फॉर्मूला सीख लिया, पूरी तरह से तैयार हैं हम। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। आपके सामने ये रहा, बच्चे खुश हो गए, सर हमने सर निकाल लिया सर पेज, क्वेश्चन नंबर 1 कराओ सर, 1 कराओ। रुको, यहां तो थोड़ी देर में आएंगे, पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो जाए, कुछ वार्मिंग अप हो जाए। सर ये क्या होता है, कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे पूरे एफए में जो मैं आपको क्लास में लिखवाऊंगा, जो कि कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही हम क्लास वाले क्वेश्चंस पर जाएंगे। तो ये कुछ प्रश्न मेरी तरफ से आ रहे हैं, जहां क्वेश्चन भी मैं लिखवाऊंगा और उत्तर भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। हमारे पास पूरा इसका कंपाइलेशन है, हमने जो भिन्न भिन्न बैचेस में पिछले इतने सालों में 15-20 सालों में पढ़ाया है, तो जो बेस्ट क्वेश्चंस है वो आपको यहां पर करवाए जा रहे हैं। लिखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारी तरफ से आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 और ये जो क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है ये सेम नहीं है, तो अगर इसमें डिस्टिंक्शन करना चाहें तो आप इसको कुछ और नंबर भी दे सकते हैं, हम इसे C1 भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर C1 मतलब ये हमारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं, सिंपल। क्वेश्चन नंबर C1 लिखेंगे जी, क्वेश्चन नंबर C1, कपिल देव लिमिटेड issued 10% 50,000 debentures. Kapil Dev Limited issued 10% 50,000 debenture puttar of ₹100 each. बस इतना सा ही क्वेश्चन है, इतना सा ही क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम अपना जो है लेवल बढ़ाते चलेंगे। ये पहला प्रश्न हमारे सामने, स्मॉल क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से, फिर इसके उत्तर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर C1, कपिल देव लिमिटेड इशूड 10% 50,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, फाइंड केडी। पंजाब वाले बच्चे को तो केडी सुन के बड़ा मजा आ रहा होगा। हमारे वहां एक सिंगर है जी, हमारे वहां मतलब पंजाब में, जैजी बी जेडी जांदे जांदे चांजना छनका गई ओ केडी। केडी का मतलब होता है कौन, केडी मतलब कौन।
जैसे मराठी में होता है इकडे तिकडे कटे मधे, नहीं कौन का तो मुझे नहीं पता, कुटे मधे इकडे तिकडे तो फिर भी पता, चलिए कोई बात नहीं। हाउ सॉल्यूशन वा, जब भी सॉल्व करना पहले ये देखना क्या ये क्वेश्चन इररिडीमेबल डेट का है। लिखा है डिबेंचर मतलब डेट तो पक्का है, लिखा है डिबेंचर मतलब डेट तो पक्का है, लेकिन इररिडीमेबल है ये कैसे पता चला? अगर क्वेश्चन के अंदर लाइफ के बारे में कुछ भी मेंशन ना हो, लाइफ कितने है डिबेंचर की इसके बारे में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब ये इररिडीमेबल है। वहीं अगर इस क्वेश्चन में लिख दिया जाता लेट्स से लाइफ 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर व्हाटएवर कुछ भी लिख दिया जाता, मतलब लाइफ तो फिक्स है, फिर ये भैया इररिडीमेबल थोड़ी हुआ, फिर ये रिडीमेबल हो गया। लेकिन क्योंकि लाइफ मेंशन नहीं है मतलब तुम इररिडीमेबल हो। फॉर्मूला हमें पता है आई इंटू 1 माइनस टी बटे एनपी गुना 100, लेकिन बेलगाम घोड़े की तरह एकदम से फॉर्मूला नहीं लगाना, पहले आई टी एनपी इन सभी चीजों को मार्क करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये लीजिए जी, सबसे पहले आई को फिक्स करते हैं, सबसे पहले फिक्स करते हैं आई को। फॉर्मूला क्या सिखाया था? फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट परसेंटेज। फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए। क्वेश्चन है बोला ना कपिल देव लिमिटेड इशूड 10%, मतलब इंटरेस्ट करे 10%, 50,000 डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर 50,000 है जो हमारे लिए इररिलेवेंट है, ऑफ ₹100 ईच। फेस वैल्यू है 100 रुपए, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट परसेंटेज किया जी, ये आ गया इंटरेस्ट कितने रुपए? 10 रुपए। उसके बाद आता है टी। क्या टैक्स के बारे में कुछ बताया? नहीं, तो इसको शून्य मान लेते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन है बिना टैक्स के करवा रहा हूं कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। एनपी का मतलब होता है नेट प्रोसीड्स, एनपी का मतलब होता है नेट प्रोसीड्स। फेस वैल्यू कितने? 100 रुपए। हमने कहा था प्लस करना प्रीमियम, अगर डिस्काउंट होगा तो माइनस कर देना। क्या यहां पर था? ना प्रीमियम है भैया ना डिस्काउंट है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, जब हमने यहां पर लिखा प्रीमियम और डिस्काउंट तो दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, तो यहां पर मैं एक साइन लगा देता हूं ऑब्लिक करके, ये वाला, प्लस प्रीमियम ऑन इशू ऑब्लिक माइनस डिस्काउंट ऑन इशू। बच्चे ढूंढ रहे क्या लगाया? यहां देखो प्रीमियम ऑन इशू के बाद ये मैंने लगाया, ये मैंने लगाया एक लाइन छोटा सा, ठीक है। तो एनपी में क्या करेंगे? फेस वैल्यू है 100 रुपए, प्रीमियम डिस्काउंट कुछ नहीं, क्वेश्चन ने फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह के बारे में भी कुछ नहीं बताया, तो नेट प्रोसीड्स इज सेम एज द फेस वैल्यू, नेट प्रोसीड्स इज सेम एज द फेस वैल्यू पर डिबेंचर दैट इज 100 रुपी। केडी द फॉर्मूला आई इंटू 1 माइनस टी डिवाइड बाय एनपी मल्टीप्लाई बाय 100। केडी इज इक्वल टू आई इंटू 1 माइनस टी अपॉन एनपी इंटू 100। इस फॉर्मूला के अंदर भर देते हैं जी। आई कितने से 10, 1 माइनस टी दैट इज 1 माइनस शून्य बटे एनपी विच इज 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये उत्तर आ गया जी 10%। केडी इज इक्वल टू 10%। फाइनल आंसर हमारा ये आया, मतलब जितना इंटरेस्ट रेट था सेम टू सेम कॉस्ट आ गया। रीजन क्या रहा सबसे बड़ा? कि आपको कोई टैक्स सेविंग ही नहीं हुई। नॉर्मली जो फर्क पड़ेगा आपका इंटरेस्ट रेट में और फाइनल आंसर में, वो किस कारण होगा? ओनली एंड ओनली ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ टैक्स। लेकिन अगर टैक्स है ही नहीं तो जितनी आपकी ग्रॉस कॉस्ट थी वही आपकी नेट कॉस्ट बन जाती है, और नेट प्रोसीड आपकी सेम एज फेस वैल्यू थी, क्योंकि ना हमने कुछ एक्स्ट्रा लिया ना हमने कुछ कम पर अपना इशू किया, और फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं थी ऐसा एज्यूम किया गया। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। अगले प्रश्न पर आएंगे, धीरे धीरे एक एक करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जब रजिस्टर में नोट करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूं पूरा नोट करना, ये मत सोचना सर तो दूर बैठे हैं सर को क्या पता चलेगा। ठीक है फिर कर लो यार, फिर मुझे क्या लेना है बस। अगर इतनी फ्यूचर की चिंता है फिर मैं क्यों करूं यार, मतलब मैं क्या ही करूं। हमारा, मैंने कल भी यही बोला, हमारा ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, विश्वास का रिलेशनशिप है। मैं आपके ऊपर आपने मेरे ऊपर विश्वास किया कि नहीं किया बताओ? किया ना? आपने मेरा क्लासेस लिया, आपको विश्वास था कि भाई बंदा बढ़िया है, सीनियर ने रिकमेंड किया है या दोस्तों से सुना है भाई सर की क्लास ले लो नैया पार लग जाएगी। किया ना? विश्वास किया ना? 36 टीचर पढ़े हैं भारत में, आपने मुझे ही क्यों चुना? कुछ तो बात होगी। सेम वे मैं भी ये चाहता हूं, आपने अगर मेरे ऊपर विश्वास किया आप भी इस काबिल बने कि मैं भी आपके ऊपर विश्वास करूं। और मेरा दिल मानता है बहुत सारे बच्चे करते हैं अच्छा, लेकिन जो निकम्मे बीच में 2-3 बैठे हैं ना, देखो जरा कौन से हैं, तो हाँ तुम्हें ही कह रहा हूं, अच्छे से लिखो। बच्चे क्या करते हैं? सिर्फ इतना, ये बातें मुझे पता कैसे पता है, जब फेस टू फेस बैच बहुत लिया, बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। जब घूमकर देखते थे ना बच्चों की कॉपी, हम पूरा लिखते थे, बच्चे सिर्फ इतना, हो गया काम खत्म। सर पता है हमें आता है। अरे यार आता तो है, मैं कब कह रहा हूं नहीं आता? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं आता? मुझे तो तुमसे भी ज्यादा आता है, मैं तो सीधा कैलकुलेटर पर करके 10% लिख देता हूं फिर।
फिर तो बात ही कुछ नहीं हुई। लेकिन ना, हमें दो चीजें, नॉलेज है, आपको समझ आ गया, बहुत अच्छी बात। मुझसे ज्यादा खुश इंसान कोई नहीं होगा इस वक्त पृथ्वी पर कि मेरे बच्चे सीधा कैलकुलेटर पकड़ के 10% निकाल रहे हैं। लेकिन बेटा बात यो है, एग्जाम में लिख का आना पड़ा। एग्जाम में नॉलेज के नंबर नहीं है जब तक हम उस नॉलेज नो डिलीवर नहीं कर दे पेपर पा, तो हमने लिखना पड़ेगा। फिर कुछ बच्चे सर लिख देंगे ना पेपर में, बेटा किस तरह लिखागा, पहला घर तो प्रैक्टिस कर ले। मान ले विराट कोहली सचिन तेंदुलकर कह दे हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, हम तो सीधा क्रिकेट टीम में इंक्लूड करो, वहीं जाकर चौके छक्के मारेंगे, कोई बात बनी? कोई बात नहीं बनी। पहला प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, पहला प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। हरियाणा वाले बच्चे कह रहे यार सर किस तरह हरियाणवी बोल रहे, बोल सका भाई, हम सब बहुत कुछ कर सका। आओ क्वेश्चन नंबर C2 पर चलांगे। क्वेश्चन नंबर C2, क्वेश्चन नंबर C2 पर आ गए हैं। C2 लिखिए जी, सेम एज क्वेश्चन C1, सेम एज क्वेश्चन C1 except that there is discount on issue, except that there is discount on issue 10%। जो हमारा C1 क्वेश्चन था सेम टू सेम वही है। एक्स्ट्रा क्या आ गया कि इस वक्त इस प्रश्न में इशू जब आपने किया उसके ऊपर डिस्काउंट है 10% का। ठीक है, क्या चेंज होगा? सबसे पहले बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे क्या ITNP, सबसे पहले इन्हीं चीजों को फ्रीज कर रहे हैं। आइए, आई का मतलब इंटरेस्ट पर डिबेंचर, फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपए। कोई बच्चा सोच रहा है 10% डिस्काउंट माइनस कर दो, 100 माइनस 10%, 90 आ गया, 90 के ऊपर निकालेंगे इंटरेस्ट ना। मैंने क्लियरली यहां पर बताया इंटरेस्ट इज ऑलवेज कंप्यूटेड ऑन द फेस वैल्यू पर डिबेंचर, और फेस वैल्यू कितनी है हमारे यहां 100 रुपए की। इंटरेस्ट का रेट कितना है 10%, तो ये आ गया 10 रुपए। यानी कि यहां से ये समझ आया कि डिस्काउंट और प्रीमियम पर इशू होने के कारण हमारे इंटरेस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी ऑलवेज नीड द फेस वैल्यू ओवर हियर। हमें यहां पर क्या चाहिए जी, वी नीड द फेस वैल्यू ओनली, सो डिस्काउंट या प्रीमियम विल नॉट अफेक्ट माई इंटरेस्ट। दूसरा पॉइंट आया जी टैक्स का। टैक्स के बारे में कुछ बताया नहीं बताया तो इसे शून्य मान लेते हैं। एनपी की बात आई जिसके लिए हमने स्टार्ट किया फेस वैल्यू से। हम कह रहे हैं जी फेस वैल्यू प्रति डिबेंचर कितनी है 100 रुपए, और इस बार डिस्काउंट की बात आई तो माइनस होगा डिस्काउंट ऑन इशू, माइनस डिस्काउंट ऑन इशू कितना है 10%। 100 रुपए का आपका फेस वैल्यू, 100 रुपए के ऊपर बेटा 10% यानी कि आ गया 10 रुपए, माइनस किया और आपका जो नेट प्रोसीड्स आया दैट इज 90 रुपए। आपका जो नेट प्रोसीड्स आया दैट इज 90 रुपए। तो ये एक नया पॉइंट आया। आइए आराम से निकालते हैं इसका, कंप्यूट करते हैं। KD इज इक्वल टू I इंटू 1 माइनस टी बटे NP गुना 100, I इंटू 1 माइनस टी अपॉन NP इंटू 100। सारे वेरिएबल हमने ऊपर लॉक कर लिए। I कितना है 10, T कितना है 0 और नेट प्रोसीड्स कितना है 90 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 10 अपॉन 90 इंटू 100 जैसे ही किया हमारा कैलकुलेटर रह गया बाहर, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस पर परफॉर्म कर लेते हैं। उड़लई 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 उड़लई, ये आ रहा है जी 11.11%। बच्चे कुछ सोच रहे सर नहीं सर 11.1111 आ रहा है। भैया जब भी हम फाइनल आंसर देंगे तो 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे, तो आंसर आया 11.11%। और हमारा सिर्फ ये आंसर निकालना पर्पस नहीं है, मैंने क्या कहा कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस हैं, कुछ ना कुछ सीखेंगे हर प्रश्न से। पहले प्रश्न में हमारा कॉस्ट कितना आया 10%। क्या न्यूमरेटर में कोई चेंज है? अभी पहले क्या था 10 का इंटरेस्ट, अब भी कितने का है इंटरेस्ट 10 का। पहले मेरी कॉस्ट कितनी थी 10%, अब मेरी कॉस्ट कितनी होगी 11.11। यार तो कॉस्ट बढ़ गई मतलब नुकसान हुआ।
नुकसान हुआ किस कारण? जब से हमने होश संभाला, जब से हम कॉमर्स में आए, जब जब वर्ड इशू के टाइम पर डिस्काउंट सुनते हैं तो कुछ नेगेटिविटी सी छा जाती है। डिस्काउंट का मतलब है कि शायद आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही और आपने इन्वेस्टर को अपने पास बुलाने के लिए एक तरीका ढूंढा है। आपने इन्वेस्टर को अपने पास बुलाने के लिए एक तरीका ढूंढा, आपने बोला इधर आओ, तुम्हें 100 वाली चीज 90 में दूंगा, लोगे क्या? तो इन्वेस्टर को लालच आ गया, इन्वेस्टर ने ले लिया, जिसके कारण आपकी कॉस्ट बढ़ गई। रीजन ध्यान से सुनिए, आप पहले कितने का इंटरेस्ट दे रहे थे? 10 रुपए का। आप पहले इंटरेस्ट कितने का दे रहे थे? 10 रुपए का। लेकिन आपको नेट प्रोसीड कितने की आई थी? 100 की। मतलब मैंने पार्टी से 100 रुपए लिए यूज करने के लिए और 10 रुपए का उसे इंटरेस्ट दे दिया। अब क्या हुआ, मेरे को पार्टी से सिर्फ कितने रुपए मिले हैं? 90 रुपए। लेकिन जो मैं पेमेंट कर रहा हूं वो सेम है 10 रुपए की। पहले 100 रुपए आए थे, उसके ऊपर 10 रुपए की कॉस्ट थी, लेकिन अब आए हैं 90 रुपए और उसके ऊपर 10 रुपए की कॉस्ट है यार। तो ऑब्वियसली ये वाला केस मेरा थोड़ा वर्स्ट है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। पिछले वाले केस में 100 रुपए आए थे, उसके ऊपर 10 खर्च किए, यहां पर 90 आए लेकिन खर्चा 10 का ही हो रहा है। तो ये वाले केस में इसी कारण आपकी जो नेट कॉस्ट है वो ज्यादा बढ़ी हुई हमें दिख रही है अगर हम डिस्काउंट पर करते हैं। अब हम चाहते हैं कि जब डिस्काउंट पर किया तो जरा हम प्रीमियम पर भी करके देखें कि उत्तर कितना आएगा। ठीक है ना? यहां 1 मिनट जी, मैं ना कुछ ये मेरे अपने उसके लिए, आप लोग कुछ चेंज नहीं करेंगे, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये लीजिए, हम आगे क्वेश्चन C3 पर। क्वेश्चन नंबर C3 सेम एज क्वेश्चन C1 except that there is premium on issue at the rate 10%. Except that there is premium on issue at the rate 10%. ठीक है जी। एक्सेप्ट दैट देयर इज प्रीमियम ऑन इशू एट द रेट ऑफ 10%। वापिस से क्या करेंगे, सबसे पहले सभी आइटम्स को फ्रीज करेंगे, जल्दबाजी नहीं। अभी कुछ बच्चे सोच रहे हैं 2 क्वेश्चन तो कर लिए, ऐसे तीसरे में क्यों लिखना है? भाई लिखना जरूरी है, जब यहां लिखोगे तभी एग्जाम में लिख पाएंगे। आई का मतलब फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट परसेंटेज, ये आ गया 10 रुपए। हमने पिछले क्वेश्चन में इसी का डिस्काउंट के होने से फेस वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट जैसे निकल रहा था वैसे ही निकलेगा। सिमिलरली इस केस में प्रीमियम है तो भी इंटरेस्ट 100 रुपए पर ही निकलेगा फेस वैल्यू पर। टैक्स की बात करें 0 है। नेट प्रोसीड्स की बात करें, वी शैल स्टार्ट विद द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पर डिबेंचर पुत्र इज 100 रुपी, जिसमें हमने प्लस कर दिया प्रीमियम ऑन इशू, बिकॉज इस बार हमारा डिबेंचर महंगा बिक रहा है। प्लस कर दिया जी प्रीमियम ऑन इशू 100 रुपए के ऊपर 10%, ये आ गया जी 110 रुपए का नेट प्रोसीड्स। 110 रुपी टू फाइंड आउट KD I into 1 minus T डिवाइड बाय NP मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे सामने आ गया जी I है 10, T है 0, नेट प्रोसीड्स वी जस्ट फाउंड आउट विच आर 110 रुपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो न्यूमरेटर हमारा सेम है 10 रुपए पहले की तरह, डिनोमिनेटर में है 190। डिनोमिनेटर सॉरी 110, मैंने शायद 190 बोल दिया, 10 डिवाइड बाय 110%, ये आ रहा है जी 9.09%। समझ रहे हैं? आर वी गेटिंग दिस थिंग? पहले केस में आंसर था 10%, ना डिस्काउंट ना प्रीमियम। दूसरे केस में जैसे ही डिस्काउंट आया मेरी कॉस्ट सेंटर पॉइंट जो 10 था उससे आगे चलेगी 11.11, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट सेम जा रहा है 10 रुपए, जबकि मुझे रिसीव हुए थे मात्र 90 रुपए। लेकिन इस सिचुएशन में
चाहे मेरा इंटरेस्ट सेम जा रहा है बट मुझे प्रति डिबेंचर पैसे मिले हैं ज्यादा 110 रुपए, यानी कि इस केस में तो बेस्ट हो गया भाई 110 आए लेकिन देना तब भी 10 रुपए ही है। मतलब प्रीमियम के होने से हमारी जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो अगर मैं अब तक की तीनों क्वेश्चंस की एक छोटी सी समरी बनाता हूं तो हमें समझ में ये आता है C1, C2, C3। हमारा इशू था यहां पर पार पर। क्वेश्चन नंबर C2 में हमने देखा अगर डिस्काउंट होगा देन व्हाट टू डू, और C3 में देखा प्रीमियम है। पहले केस में जहां पर हमने पार पर किया हमारी इफेक्टिव कॉस्ट आई 10%, जैसे ही डिस्काउंट आया कॉस्ट हो गई 11.11 और जैसे ही प्रीमियम आया तो ये हो गया 9.09%। तो यहां से हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि पहले 3 प्रश्नों से हमारा मेन मकसद यही समझना था। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे सामने आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन C4। उम्मीद करते हैं हमें मजा आ रहा होगा, प्रैक्टिस जोरदार तरीके से चालू है। क्वेश्चन नंबर C4, एक प्रश्न। मेरे नाम TRG लिमिटेड। सर टीआरजी क्या है सर? टीआरजी ये स्टेटस, ये चीज, ये बच्चों ने हमें नवाजा है। बच्चों ने हमें कहा सर आप हमारे लिए RG राहुल गर्ग नहीं हो, आप हमारे लिए दा राहुल गर्ग हो। तो मैं इस प्यार के लिए नतमस्तक हूं, आभारी हूं आप सभी का। थैंक यू सो मच। TRG लिमिटेड इशूड 10% $30 lakh debentures of ₹100 each, full stop. Find KD if टैक्स रेट इज 35%। तो अभी हम क्या करें, टैक्स का भी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और वापस से एक बार देखते हैं कि क्या इंपैक्ट इसका रहता है हमारे केडी पर। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, अब हम जानते हैं आई निकालना है, जिसके लिए क्या करेंगे, फेस वैल्यू प्रति डिबेंचर विच इज गिवन टू बी ₹100 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट विच इज 10%। क्वेश्चन में दिया है 3 लाख डिबेंचर, तो सॉरी 30 लाख डिबेंचर। तो इसका क्या रूल है, कोई भी नहीं, हमारे लिए कोई रोल नहीं है। हमने सिंपल सबसे बेस्ट तरीका सीखा है कि पर डिबेंचर के बेस पे कंप्यूटेशन करेंगे। इंटरेस्ट आ गया 10 रुपए। टैक्स की बात करें, दिया है 35% यानी कि 0.35 परसेंटेज को जब भी होगा टैक्स में डिवाइड बाय 100 कर लो, तो 35 डिवाइड बाय 100 मतलब आ गया 0.35। बात आती है एनपी की। क्वेश्चन में कोई डिस्काउंट प्रीमियम किसी प्रकार का नहीं है, तो जो आपकी फेस वैल्यू थी वही आपका सेम टू सेम बन जाएगा। फेस वैल्यू पर डिबेंचर यानी कि 100 रुपए।
KD ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, which is I into 1 minus T ਤੇ ਬਟੇ NP multiply by 100, I into 1 minus T ਬਟੇ NP into 100। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਗਰਸ ਭਰ ਦਈਏ 10 into 1 minus 0.35 डिवाइड बाय, क्योंकि डिस्काउंट प्रीमियम कुछ नहीं था, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं, तो सेम एज फेस वैल्यू हो गया और हमारा जो उत्तर आता है दैट इज 6.5%। सो अगर आप इसको अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ कंपेयर करते हैं, क्वेश्चन C1 जो हमने किया था, जब कंपेयर करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, वहां पर हमारा उत्तर आ रहा था 10%। अगर आप, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन अगर C1 को देखते हैं ना, C1 में आंसर आ रहा था 10%, यहां हमने इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेम रखा और ये हमारा क्वेश्चन है C4, तो जो वहां कॉस्ट आया था 10, उसमें से सीधा सीधा अगर मैं टैक्स रेट निकाल दूं तो 10 माइनस 35%, ये आ गया जी 6.5%। तो टैक्स के कारण इफेक्टिवली जो कॉस्ट है वो देखो कितनी कम रह गई। अब थोड़ा सा ये चीज हमें समझ में आ रही होगी कि अगर डेट से पैसा उठाते हैं ना तो फायदा तो है। फायदा क्या? क्योंकि जो डिबेंचर के ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हैं दैट इज एन आइटम ऑफ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, यानी कि आइटम आपके P&L अकाउंट में जाती है और जो टैक्स है वो P&L अकाउंट के सारे खर्चे और इनकम डालने के बाद आता है। डिविडेंड में ये चीज नहीं होगी। डिविडेंड इज नॉट द आइटम ऑफ चार्ज बट ऑफ द एप्रोप्रिएशन, यानी कि टैक्स वगैरह सब निकलने के बाद डिविडेंड देना होता है, तो वहां पर टैक्स का सेविंग नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर अपने को टैक्स का सेविंग मिल रहा है, तो देखने में जो लग रहा है कि यार मेरी तो 10% कॉस्ट है, वो 10 है ही नहीं, वो 10 है ही नहीं। कितनी है सिर्फ इस केस में देखा हमने 6.5%, और जितना ज्यादा टैक्स का रेट होगा उतनी ज्यादा सेविंग आपको होती रहेगी और आपकी नेट इफेक्टिव कॉस्ट जो है वो कम पड़ेगी। ठीक है ना। आइए जी आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर C5 पर। क्वेश्चन नंबर C5, क्वेश्चन C5 सेम एज क्वेश्चन C4, except that debentures were issued at 10% discount, except that debentures were issued at 10% discount। ये लीजिए सॉल्यूशन। सबसे पहले आई के ऊपर कोई फर्क नहीं, 100 इंटू 10% बेटा 10 रुपए ही रहेगा। जब आई टैक्स की बात कितना है 35%, क्योंकि हमने कहा सेम एज क्वेश्चन C4, तो C4 वाली सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज उठकर एक्सट्रैक्ट कर ली। एनपी पर गए, थोड़ी सी अब स्पीड हम डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। फेस वैल्यू पर डिबेंचर है 100 रुपए, लेकिन हमें यहां पर पता चला कि डिस्काउंट पर इशू किए गए, सो माइनस डिस्काउंट ऑन इशू। फेस वैल्यू है 100 रुपए, 100 रुपए का 10% डिस्काउंट हो गया। सौ माइनस 10, ये आ गया जी अपना 90 रुपीज। नेट प्रोसीड्स हो गया जी 90 रुपए का। ठीक है, और केडी का फॉर्मूला लगा देते हैं। आई इंटू 1 माइनस टी अपॉन एनपी इंटू 100। जितनी बार फॉर्मूला लिखेंगे उतना ही इजीली याद हो जाएगा हमें। आई कितना था हमारे इस क्वेश्चन में जी 10, टी है 0.35, डिवाइड बाय एनपी विच इज 90 इंटू 100।
ये आ रहा है जी 7.22%। 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है आपने, 7.22%। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन C2 से काफी मेल खाता है, सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पर हमने टैक्स को कंसीडर नहीं किया था क्योंकि वो बिल्कुल बेस क्वेश्चन था। हम सिर्फ समझना चाह रहे थे कि डिस्काउंट और प्रीमियम का इंपैक्ट क्या पड़ता है। अब हमने टैक्स की इंट्रोडक्शन भी कर दी है। उस क्वेश्चन में आपकी कॉस्ट आई थी 11.11%, डिस्काउंट था, टैक्स नहीं था। यहां पर सिर्फ एक्स्ट्रा क्या है, हमने टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया 35%, जिसके कारण आपकी इफेक्टिव कॉस्ट रहेगी मात्र 7.22। अगर 11.11 और 7.22 को कंपेयर करो तो लग रहा है क्या बात है, बहुत बढ़िया, टैक्स के कारण तो जबरदस्त सेविंग हो गई। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे जो क्वेश्चन C4 किया, क्योंकि वो पार पर इशू था, तो वहां मेरी इफेक्टिव कॉस्ट सबसे कम थी 6.5%, जो कि बढ़कर हो गई 7.22, क्योंकि मैंने इस बार डिस्काउंट पर अपने डिबेंचर को इशू किया है। सो क्वेश्चन C4, क्वेश्चन C2 में हमारा आंसर आया था 11.11 और हमने एक्स्ट्रा C5 में क्या किया, टैक्स का इंट्रोडक्शन किया। तो अगर आप इसमें से ये माइनस करेंगे आपका ये 722 ही बन जाएगा। तो टैक्स का सीधा सीधा इंपैक्ट चलता है, जितनी भी आपकी कॉस्ट आई है विदाउट टैक्स, उसमें से टैक्स को माइनस कर दो, जो बैलेंस बचेगा दैट इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट कॉस्ट। रीजन वही कि इंटरेस्ट इज एन आइटम ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर C6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर C6 सेम एज क्वेश्चन C4, same as question C4, except that debentures have been issued at 10% प्रीमियम। ये लीजिए जी सॉल्यूशन। फ्रीजिंग द I, T एंड NP। I का मतलब फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट परसेंटेज, T इज 35%, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट NP, फेस वैल्यू पर डिबेंचर बेटा वी नो इज 100 रुपी। फेस वैल्यू पर डिबेंचर पुत्र वी नो इज 100 रुपी। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਔਨ ਇਸ਼ੂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਔਨ ਇਸ਼ੂ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ 10%, 10 रुपए। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 110 रुपए। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪੁੱਤਰ 110 रुपए। ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾ ਦਈਏ, I into 1 minus T बटे NP गुना 100। Filling the data, I was 10, T was 35%, ਤੇ NP ਹੈਗਾ 110 रुपए। 6.5/110% जी। क्या बात है जी, प्रीमियम बढ़ा। अब देखो ध्यान से प्लीज एवरीबॉडी ऑन द स्क्रीन, आपके पास वैल्यू आ रही है 5.9090, ऐसे कुछ चल रहा है 909090। मैंने क्या बोला, 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना। कुछ बच्चे क्या सोचेंगे 2 मतलब ये 5.90 तक होगा, तो 5.90 आंसर। जब भी 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना, तीसरे वाले को जरूर देखना। अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तीसरा डेसिमल ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो आपने सेकंड डेसिमल में एक ऐड कर लेना। तो यहां 5.90 था, हम इसको क्या कहेंगे 5.91, ये 5.91 बन जाएगा। इसको लिखेंगे जी 5.91। सो दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू आवर C3। C3 जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें उत्तर कितना आया था याद है, आई गेस इट वाज 9.09%। तो हमारा जो C6 अभी हमने किया दैट वाज सिमिलर टू दैट, एक्सेप्ट दैट द
टैक्स, तो इसमें से अगर मैं 35% माइनस कर दूं, 9.09 माइनस 35%, बिल्कुल जी हमारा यही आ रहा है उत्तर, जो भी आया 5.91%। तो टैक्स के कारण हमने यहां पर मेन ये देखा कि ग्रॉस कॉस्ट पिछला जो किया 1, 2 और 3, वहां पर समझा था डिस्काउंट और प्रीमियम का इंपैक्ट, बिना डिस्काउंट प्रीमियम के आंसर था 10, जैसे डिस्काउंट आया 11.11, प्रीमियम आया तो 9.09। यहां हमने टैक्स का इंपैक्ट देखा कि अगर टैक्स होगा तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क जरूर पड़ेगा। जैसे हमने यहां पर क्वेश्चन नंबर C4 किया, सबसे पहले हमारा आंसर आया 6.5, C5 में हमने डिस्काउंट को इंट्रोड्यूस किया, हमारी नेट कॉस्ट बढ़कर 7.22 हो गई, जबकि C6 में हमने देखा कि हमें फायदा किस चीज का मिला, प्रीमियम पर इशू करने का। प्रीमियम पर इशू करती हमारी जो नेट कॉस्ट थी वो हो गई 5.91% ओनली। रीजन कि आपने जब प्रीमियम पर इशू किया आपके पास पैसे आए ज्यादा, मतलब अपने बिजनेस में लगाने के लिए आई रिसीव्ड द फंड्स ऑफ 110, जबकि कॉस्ट मुझे वही देनी है जो मुझे डिस्काउंट के केस में देनी थी और जो मुझे प्रीमियम, जो मुझे पार के केस में देनी थी। तो फायदा हमें मिला है एक्स्ट्रा इनफ्लो ऑफ फंड्स के कारण। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, चीजें देखने में लग सकता है कि छोटी हैं, करने में आसान है, लेकिन इनके पीछे जो लॉजिक्स छुपे हैं दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। क्वेश्चन C6 हमने कर लिया। मैं देखता हूं अगला क्वेश्चन आपको कौन सा करें जी। बड़े ही स्ट्रेटेजिकली हमें चलना है, स्ट्रेटेजिकली, स्ट्रेटेजिकली, जिकली। ये लीजिए जी, प्रश्न नंबर C7 आपके सामने आता हुआ। क्वेश्चन नंबर C7, एक मिनट जी, ये पेन हमें बीच बीच में कर रहा है परेशान, तो क्यों ना इसकी ऑक्सीजन सिलेंडर को बदल दिया जाए। आप भी जरा चंद सेकंड्स का गैप ले लीजिए, नहीं तो लग रहा है सर तो आज फॉर्म में आ गए हैं, ठाठा करके कुछ ना कुछ कराए जा रहे हैं। करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। ये लो जी, okay, we hope this particular battery will work more fine. Come on जी, come on. ओके, क्वेश्चन नंबर C7 हमारे सामने। पिछला प्रश्न था TRG के नाम जब राहुल गर्ग की बात हो तो शिखा जी की बात कैसे ना हो, तो क्वेश्चन डेडिकेटेड टू शिखा जी। शिखा लिमिटेड issued 10% 5 million debentures. Shikha Limited issued 10% 5 million debentures at 10% discount. Flotation cost is ₹3 per debenture. Flotation cost is ₹3 per debenture, full stop. Find KD. Find KD in absence of taxes. Find KD in absence of taxes. जब भी किसी प्रश्न को सॉल्व करने जाएं, सबसे पहला काम है उस प्रश्न को भली भांति पढ़ लेना, सारी इंपॉर्टेंट चीजों को जान लेना। तो हम जरा देखें, शिखा लिमिटेड कहता है जी इशूड 10%, मतलब कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट है 10%, 5 मिलियन डिबेंचर। क्या करना, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन प्रदान कर रहा है, हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। एट 10% डिस्काउंट, समझ चुके हैं हम, डिस्काउंट के कारण नेट प्रोसीड्स पर फर्क पड़ेगा। मजे की बात, क्वेश्चन के अंदर इंट्रोडक्शन हुई है फ्लोटेशन कॉस्ट की। कहते प्रति डिबेंचर 3 रुपए का तो हमारा इशू एक्सपेंस ही आ गया, फ्लोटेशन कॉस्ट ही आ गया। कहता फाइंड केडी इन एब्सेंस ऑफ टैक्सेस, मतलब टैक्स है ही नहीं, शून्य है। क्वेश्चन में फेस वैल्यू है क्या, नहीं दी, तो फेस वैल्यू हमें एज्यूम करनी पड़ेगी। कितने एज्यूम करेंगे, मैंने कहा था अगर कुछ भी ना कहे तो 100 रुपए बेस्ट है, एज्यूम कर लो। लेकिन वहीं अगर क्वेश्चन में कहीं मार्केट प्राइस का हिंट दिया होता, लेट से वो होता जी 980, 990, 995 एक्सेट्रा, तो हम फेस वैल्यू 1000 मान लेते। अगर क्वेश्चन कहता जी इसका मार्केट प्राइस चल रहा है 9 रुपी 50 पैसा, 9 रुपी 60 पैसा, तो फेस वैल्यू को 10 रुपए मान लेते। लेकिन कुछ भी नहीं कहा तो फेस वैल्यू को बाय डिफॉल्ट 100 मानेंगे। तो पहले यही नोट लिख देते हैं, पहले यही नोट लिख देते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। एज द फेस
द फेस वैल्यू ऑफ अ डिबेंचर not given, comma, we assume it to be 100 rupee. We assume it to be 100 रुपी, 100 रुपए मानकर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन, फेस वैल्यू 100 रुपए, इंटरेस्ट का रेट पुत्र 10% है, आ गया जी 10 रुपए। टैक्स के बारे में कुछ नहीं बोला। एनपी की बात करें, सो वी आर प्रोवाइडेड विद द फेस वैल्यू विच वी हैव एज्यूम्ड 100 रुपए, माइनस देयर इज डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% विच इज 10 रुपए। ये हो गया जी आपका इशू प्राइस 90 रुपए। इसको कह देंगे तुम कौन हो, इशू प्राइस पर डिबेंचर 90 रुपए। लेकिन यहां पर आपको दिया है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट इज प्रोवाइडेड 3 रुपी। सो व्हेन वी डिडक्ट दिस फ्लोटेशन कॉस्ट ऑल्सो वी गेट द नेट प्रोसीड्स विच इज 87 रुपी। वेरी इंपॉर्टेंट जी। तो इस क्वेश्चन के साथ ही हम फ्लोटेशन कॉस्ट का पॉइंट समझने के लिए स्टार्टिंग कर रहे हैं। 90 रुपए में मैंने इशू किया, 100 रुपए की चीज थी, पहले 10 का डिस्काउंट देना पड़ा 90, लेकिन इस बार तो मुझ तक 90 पहुंचे ही नहीं क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट 3 रुपए लग गए मेरे प्रति डिबेंचर। तो 87 ही फंड्स मेरे हाथ में पहुंचे हैं। हमें जितना लॉजिक सीखा है उससे ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए यहां तक पढ़ने के बाद ही कि आपको खर्चा सेम 10 रुपए हो रहा है इंटरेस्ट का, लेकिन पैसे हाथ में कितने हैं, मात्र 87। तो यहां पर कॉस्ट अपनी बहुत ज्यादा जाने वाली है, यहां पर कॉस्ट ज्यादा जाने वाली है। तो KD इज इक्वल टू I इंटू 1 माइनस टी अपॉन NP मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज फर्दर इक्वल टू 10 इंटू 1 माइनस 0 डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स विच आर 87 मल्टीप्लाई बाय 100। सो 10 डिवाइड बाय 87%, 11.494, तो 11.49% इज द आंसर। जितने भी अब तक केसेस के सबसे ज्यादा कॉस्ट इसी में है। रीजन फ्लोटेशन कॉस्ट अलोंग विद द डिस्काउंट। रीजन है फ्लोटेशन कॉस्ट अलोंग विद द डिस्काउंट। नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पर जो है चलते हैं। हमारी सूची में, ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर C7 जी। हमारे आगे क्वेश्चन नंबर C8 पर। क्वेश्चन नंबर C8, RSC लिमिटेड issued 10% $5 lakh debentures of ₹100 each, full stop. Find KD if cost of issue is 10% जी। Find KD if cost of issue is 10%। तो इस क्वेश्चन में डिस्काउंट प्रीमियम कुछ नहीं, मतलब इशू इज एट पार, पार मतलब फेस वैल्यू पर, लेकिन कॉस्ट ऑफ इशू है। और पिछले क्वेश्चन के मुकाबले फर्क क्या, वहां पर बताई गई थी रुपी में पर डिबेंचर, लेकिन यहां पर परसेंटेज कॉस्ट है, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आई की कंप्यूटेशन, फेस वैल्यू है 100 रुपए, इंटरेस्ट का रेट है 10%, तो इंटरेस्ट आ गया 10 रुपए। टैक्स के बारे में कुछ नहीं कहा, 0 मान लिया। और जब नेट प्रोसीड्स निकालने गए तो फेस वैल्यू प्रति डिबेंचर 100 रुपए है, कोई प्रीमियम डिस्काउंट नहीं है, मतलब यही चीज फेस वैल्यू इज इटसेल्फ द मार्केट प्राइस। इशू प्राइस, आई कैन से इशू प्राइस कितना है, सेम 100 रुपए, लेकिन पब्लिक से तो 100 लिया, बट मेरा अलग से खर्चा हो गया कॉस्ट ऑफ इशू का। सो माइनस देयर इज कॉस्ट ऑफ इशू। 100 रुपए मुझे आए,
जिसके ऊपर 10% मेरा चला गया। तो 100 माइनस 10 हमारे हाथ में पहुंचे हैं मात्र 90 रुपए। अपने हाथ में जाए ने पुत्र ओनली 90 रुपी। तो इसके बेस पर हम निकालेंगे जी KD विच इज इक्वल टू I इंटू 1 माइनस T अपॉन NP मल्टीप्लाई बाय 100। I इज 10, टैक्स है नहीं, और नेट प्रोसीड से 90 की। सो अपना जो आंसर आता है दैट इज 10 डिवाइड बाय 90%। वी गेट द आंसर एज 11.11% जी। कंप्लीट करिए यहां तक। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा है, आशिक तेरा भीड़ में खोया रहता है, जाने जाना पूछो तो इतना कहता है। चलिए जी, हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर C8। हम जरा आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर C9 पर। क्वेश्चन नंबर C9 बढ़िया प्रश्न एक बार फिर से आपके सामने। मुझे खाना भी पसंद है, ठीक है। भटूरे लिमिटेड, क्या बात है जी, मुंह विच पानी आ गया। भटूरे लिमिटेड इश्यूज, गुड क्वेश्चन। भटूरे लिमिटेड इश्यूज रुपी, एक बार मैं रुपी चेक कर लो कि नहीं बने। यस, रुपी 50 लाख 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपी 100 ईच। समझ में आया क्या हुआ? भटूरे लिमिटेड इशूड रुपी 50 लाख, मतलब टोटल जो इशू है वो कितने रुपए का? 50 लाख रुपए का। डिबेंचर है 10% वाला, और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए, फुल स्टॉप। अच्छा, फुल स्टॉप मत लगाओ, ईच के बाद लगा दो एट 10% प्रीमियम, एट 10% प्रीमियम, फुल स्टॉप। फ्लोटेशन कॉस्ट इज रुपी 50,000, फाइंड KD। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को परेशान करने वाला ये पॉइंट। हमने जैसे ही स्टार्ट किया हमने कहा कि भैया KD जो है हमेशा पर डिबेंचर के हिसाब से निकाल लो, जिसमें इंटरेस्ट भी पर डिबेंचर चाहिए, टैक्स तो रेट आएगा, और नेट प्रोसीड भी पर डिबेंचर चाहिए। लेकिन यहां क्वेश्चन खेल के कहता फ्लोटेशन कॉस्ट इज 50,000 रुपए। ऑब्वियसली एक डिबेंचर के नहीं, उसने टोटल बता दिया कि भैया 50 लाख रुपए का इशू है, तो हमारी टोटल फ्लोटेशन कॉस्ट आई है 50,000। अब इस केस में करें कैसे? तो हमारा जो मेन पॉइंट था, जो बेसिक था, वो सेम रहेगा कि हमें पर डिबेंचर कंप्यूटेशन करनी है। सबसे पहले आते हैं आई पर, एक एक करते हुए आगे बढ़ेंगे। 100 रुपए की फेस वैल्यू, 10% का इंटरेस्ट जी 10 रुपए, कोई दिक्कत ही नहीं हैगी। टैक्स के बारे क्वेश्चन है, दस्या कुछ नहीं। जे अद आपां NP ते आए, सब तो पहला फेस वैल्यू पर डिबेंचर जड़ी हैगी है 100 रुपए। क्वेश्चन ने क्या है, यू इशूड एट प्रीमियम प्लस प्रीमियम एट द रेट 10%, 10 रुपए, तो टोटल हो गया जी 110 रुपए। ये क्या हो गया? इशू प्राइस पर डिबेंचर, इशू प्राइस पर डिबेंचर हो गया पुत्र 110 रुपए। हमें ये पता है फ्लोटेशन कॉस्ट तो है, माइनस तो कुछ ना कुछ होकर रहेगा, कितना और कैसे बस वही ढूंढना है। हमें क्या करना है, व्हेन वी हैव टू डिडक्ट, हमें करना है फ्लोटेशन कॉस्ट पर डिबेंचर। जब हमने थोड़ी देर पहले एक प्रश्न किया था यहां पर, तो फ्लोटेशन कॉस्ट बाय डिफॉल्ट पर डिबेंचर ही थी ना, 3 रुपए। यहां बताया था फ्लोटेशन कॉस्ट 3 रुपए पर डिबेंचर है, तो आसानी से माइनस कर दिया। लेकिन अब हम फंस गए, हमें फ्लोटेशन कॉस्ट टोटलिटी में पता है, तो क्या होगा? हम मोहताज थोड़ी है प्रश्न के, हम खुद से इसे पर डिबेंचर में कंप्यूट कर सकते हैं। यार बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हमें दिख रहा है फ्लोटेशन कॉस्ट पर डिबेंचर, क्या लगता है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर पर डिबेंचर में निकालना हो तो मैं क्या कहूंगा,
total flotation cost, I will say total flotation cost divide by total number of debenture. इतनी बात तो समझते हो? अगर मैं टोटल फ्लोटेशन कॉस्ट को टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर से डिवाइड कर दूं तो फ्लोटेशन कॉस्ट पर डिबेंचर आ गई। बड़ी सिंपल सी बात। टोटल फ्लोटेशन कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी गिवन है आपको? 50,000। मुझे इसे डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर से। सवाल उठा टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं? सवाल उठा टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं और कैसे आएंगे? इसकी कंप्यूटेशन कहां करें? यहां कर दूं? ठीक है, यहां कर देते हैं। छोटा सा एक नोट, आपका टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर कितना है? 50 लाख रुपए जितने का आपने इशू किया, और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर हैं दैट इज 50,000। समझे क्या? ध्यान से देखिए, आपने टोटल इशू किया 50 लाख रुपए डिबेंचर का और एक डिबेंचर है 100 रुपए, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने होंगे? 50 लाख डिवाइड बाय 100 जो कि आ गया 50,000। इस 50,000 को यहां पर रखूंगा और ये आया 1 रुपए। तो फ्लोटेशन कॉस्ट पर डिबेंचर जो आई दैट इज 1 रुपी, दैट इज 1 रुपी। और ये हमारी वैल्यू आई जी फाइनली 109। So very important point. Even if the flotation cost is given in totality, we can take it to flotation cost per debenture जो कि आ रहा है 109 रुपए। फाइनली फॉर्मूला लगाएंगे जी, KD is equal to I into 1 minus T divide by net proceeds multiply by 100, where I is 10, there is no tax, but yes, there is a net proceeds of 109 rupee. Multiply by 100. 10 divide by 109%. ये आ रहा है जी 9.17%। मैंने टैक्स रेट लिखाया तो नहीं था? नहीं लिखाया था, ठीक है। ये लीजिए 9.17। नोट कर लेंगे इसे, काफी कुछ है इस प्रश्न में। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आज के लिए बहुत हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए आपने। कितने हुए अभी? अच्छा C9 हो गए, ठीक है। आज के लिए थोड़ा लग रहा है कि अभी तो नए नए हैं, अभी तो हमारी आदत भी नहीं है। आप बच्चों को कोई बात नहीं, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर करते हैं, यहीं तक करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चैनल मिलेंगे, आगे की बातें करेंगे और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा थे, लेकिन उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को पूरी क्लैरिटी के साथ समझ आ गया होगा। अभी होमवर्क नहीं है, कुछ दिन पहले काम कर लें, प्रोबेबली आपको कल होमवर्क मिलेगा। आज अभी नहीं है, आज सिर्फ जितना किया उसी को एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर करते हैं समाप्त, मुलाकात करेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय।